हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 17। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक पास्ट को दिखाते हुए और साल होता है 1958 का, जहां हम देखते हैं पियर्स को जो एक बार में बैठा होता है और वो कुछ डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ देख रहा होता है जिन्हें द ब्रोकन हार्ट नाम के किलर ने मारा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो पियर्स से बात करने की कोशिश करती है, पर पियर्स उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो पियर्स से कहती है कि मैं कब से देख रही थी कि वो लड़की तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी पर तुमने उसे ज़रा भी भाव नहीं दिया, ऐसा क्यों है? तो पियर्स कहता है कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में नहीं लिखा। तभी वहाँ पियर्स का पार्टनर आता है और पियर्स उसके साथ जाने लगता है और वो दोनों जब बाहर आते हैं तो उस ब्रोकन हार्ट नाम के किलर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो किलर सिर्फ कपल्स को ही मारा करता था। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहां कहानी आती है प्रेजेंट में और पियर्स एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि ब्रोकन हार्ट नाम का जो किलर था वो मारा जा चुका है। तभी वहां क्लोई आती है जो पियर्स को थैंक्स कहती है लास्ट नाइट के कॉन्सर्ट के लिए और वो दोनों काफ़ी हंसकर बात कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं एला को जो लूसीफर को भड़का रही होती है और कह रही होती है कि क्लोई और पियर्स का ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है और मुझे तो लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है लूसीफर। तो लूसीफर कहता है कि मुझे किसी से जलन नहीं होती और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं पियर्स को जो क्लोई को दोबारा से डेट के लिए पूछता है और इससे पहले कि क्लोई कुछ कहती तभी वहाँ डैन आ जाता है जो एक केस के बारे में बताता है कि एक पार्क में किसी कपल का मर्डर हो गया है। इधर हम देखते हैं अमानीडेल को जो कॉफ़ी पी रहा होता है और तभी वहाँ शार्लेट आती है जो कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वहाँ से जाने लगती है और अमानीडेल को लगता है कि ये उसकी मॉम है। फिर अमानीडेल उसका पीछा करता है और शार्लेट से कहता है कि मॉम आप कहाँ चले गई थी? लूसीफर ने तो कहा था कि उसने फ्लेमिंग स्वॉर्ड से आपको वापस भेज दिया है। और इतना कहकर अमानीडेल शार्लेट को हग कर लेता है पर शार्लेट उसे खुद से दूर कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, क्या मैं आपको जानती हूँ? तब अमानीडेल को समझ में आ जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि ये शार्लेट है। तो अमानीडेल कहता है कि नहीं आई एम सॉरी, मुझे लगा कि कोई और है और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तो शार्लेट कहती है कि नहीं रुको प्लीज़, तुम लूसीफर के बारे में जानते हो, इसका मतलब कि तुम मुझे भी जानते होगे। तो अमानीडेल कहता है नहीं आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानता और मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा और बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं पियर्स को जो लूसीफर और क्लोई के साथ क्राइम सीन पर आते हैं और वहाँ हम देखते हैं कपल की डेड बॉडीज़ और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो एला से पूछती है कि तुम्हें क्या पता चला है। तो एला बताती है कि इनका नाम रॉबी और रैचल है, इन्हें पहले ड्रग्स दिया गया है और उसके बाद इनके सीने को बेरहमी से कुचल दिया गया है। तो क्लोई कहती है कि हमें उन सब से पूछताछ करनी होगी जिन्हें भी इनका रिश्ता पसंद नहीं था। फिर हम देखते हैं पियर्स को जो कहता है कि इनमें से शादीशुदा कौन है। तो लूसीफर कहता है कि इन दोनों में से किसी ने भी एंगेजमेंट रिंग नहीं पहना है, यानी कि ये दोनों ही अनमैरिड हैं। तो पियर्स कहता है कि क्या किसी ने इनकी चेस्ट कैविटी चेक की? तो क्लोई कहती है कि हम ऐसा क्यों करेंगे? तो पियर्स कहता है कि 1950s में एक बंदा था जो विक्टिम को उनके वेडिंग रिंग निकलवा कर मारने के लिए काफ़ी मशहूर था और उसे द ब्रोकन हार्ट किलर भी कहा जाता था। इससे पहले कि हम उसे पकड़ते उसने 7 कपल्स को मार डाला था। उसके क्राइम्स इतने ही भयानक हुआ करते थे। तो क्लोई कहती है कि पर वो तो अभी हाल में ही मर गया ना। तो लूसीफर कहता है कि फिर तो उसकी बात करना वक्त की बर्बादी होगी। तो पियर्स कहता है कि हो सकता है कि उसकी मौत ने किसी को इंस्पायर किया हो। तभी क्लोई बताती है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे पता चला है कि रैचल सिंगल थी और रॉबी मैरिड था, हमें रॉबी की वाइफ से बात करना होगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को बताती है कि हमने एमा मैथ्यू को पूछताछ करने के लिए बुला लिया है जो विक्टिम की वाइफ है। तभी वहाँ पियर्स आता है और क्लोई से पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तो क्लोई कहती है हाँ बिल्कुल और बोलकर अंदर चली जाती है। तभी लूसीफर रोकता है पियर्स को और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि डिटेक्टिव की लाइफ में बस एक ही इमॉर्टल के लिए जगह है और वो जगह भरी हुई है। वैसे तुम्हारे मरने के प्लान का क्या हुआ? तो पियर्स कहता है कि मैंने अपना फैसला बदल लिया है और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे और क्लोई के बीच कुछ है। तो लूसीफर कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ पार्टनर्स हैं। तो पियर्स कहता है कि फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बोलकर अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को
जो एमा से कहती है कि 4 महीने पहले तुम्हारे हस्बैंड ने रिपोर्ट लिखवाया था कि तुमने उसकी गाड़ी के टायर फाड़ दिए थे और 2 महीने पहले तुम उसकी खिड़की पर पत्थर मार रही थी और बस 1 महीने पहले तुम उसे बैट के साथ धमकाते हुए देखी गई थी। इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो? तो एमा कहती है कि हाँ, मैंने जो किया वो गलत किया, पर मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे पता चला कि रॉबी मुझे चीट कर रहा है और इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था। तभी क्लोई कहती है तो क्या इसीलिए तुमने उसके साथ ऐसा किया? और ये फोटो देखकर एमा कहती है कि क्या ये मजाक है, मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं रेचल से नफरत करती थी पर रॉबी के साथ ऐसा नहीं कर सकती कभी भी। कोर्ट ने हमें थेरेपी लेने के लिए कहा था, उसके बाद हम बात करने लगे थे। हमारा डाइवोर्स भी हम दोनों की मर्जी से हुआ था। तो पियर्स पूछता है एमा से कि क्या तुम किसी क्लार्क हॉफमैन नाम के बंदे को जानती हो? तो एमा कहती है नहीं, ये कौन है? और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं पियर्स को, जो क्लोई और लूसीफर से कहता है कि ये खूनी नहीं हो सकती क्योंकि इसे उस किलर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्लोई कहती है कि हमें इतनी जल्दी इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तभी डैन बताता है कि एक और मर्डर हुआ है कपल का, वो भी एक सस्ते होटल में। फिर वो लोग उस क्राइम सीन पर जाते हैं जहां एला बताती है क्लोई को कि मैं श्योर हूँ कि इन्हें भी उसी किलर ने मारा होगा जिसने इनसे पहले उस कपल को मारा था, क्योंकि इनके दिल को भी कुचल दिया गया है। तभी क्लोई की नजर पड़ती है उन विक्टिम्स की उंगलियों पर जहां वेडिंग रिंग तो नहीं होता पर उनके निशान होते हैं। तभी एला बताती है कि इनसे पहले जो कपल मरे थे उनके सीने में भी हमें वेडिंग रिंग मिला था, तो हो सकता है कि इन्हें भी निगलवा कर मारा गया हो। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि हमें पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा और पता लगाना होगा कि इन लोगों के बीच में आखिर क्या संबंध है। फिर हम एक और पास्ट का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं पियर्स को, जो एक बार में बैठा होता है और तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो पियर्स को बहुत पसंद करती है और वो पियर्स से पूछती है कि तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? तो पियर्स कहता है कि मैं द ब्रोकन हार्ट किलर के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो अपने विक्टिम्स कैसे चुनता होगा। तो वो लड़की बताती है कि मेरे बार में जब भी कोई पार्टी या फंक्शन की बुकिंग के लिए आता है तो वो पहले ही काफ़ी बार यहाँ आ चुका होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ की अरेंजमेंट सही है या नहीं। हो सकता है कि वो किलर भी इसी तरह कुछ करता हो। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं पियर्स को, जो क्लोई और लूसीफर से कहता है कि मुझे एक लीड मिली है। मुझे पता है कि किलर ने जब खून किया था उस वक्त की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज किलर ने खराब कर दिया है, पर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो यहाँ पहले भी आता जाता रहा हो और इसीलिए मैंने काफ़ी पहले का फुटेज देखा और मुझे ये बंदा मिला जो वहाँ पर लोगों की फ़ोटोज़ खींच रहा था। मैंने अपने खबरी को इसके बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है। तभी हम देखते हैं कि पियर्स का फ़ोन रिंग होता है और पियर्स कहता है कि मुझे इसकी लोकेशन मिल गई है और देखो हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, ये अभी पुराने किलर के घर के पास है। इधर हम देखते हैं मैनेडिल को, जो सीधा जाता है लिंडा के पास और उससे कहता है कि आज मैंने शार्लेट को देखा, पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी मॉम नहीं है, वो सिर्फ शार्लेट है। तो लिंडा कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है, और वो मुझसे थेरेपी भी ले रही है। तो मैनेडिल कहता है कि ये बात तुमने मुझे बतानी ज़रूरी नहीं समझी। तो लिंडा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे लगा था कि तुम जानते हो। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके बारे में पियर्स ने पता लगाया होता है और वो उस पुराने किलर के घर के पास ही होता है और उस घर का नया मालिक जो होता है वो उस बंदे को भगा रहा होता है और कहता है कि अब इस घर के आसपास भी मत दिखना वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। तभी वहाँ लूसीफर, क्लोई और पियर्स पहुँच जाते हैं और वो बंदा उनसे कहता है कि मैं तुम सबको क्लार्क हॉफमैन का टूर करवाऊंगा और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मैनेडिल को, जो लिंडा को बताता है कि आज मैं शार्लेट से मिला था और मैंने उसे वो सब बता दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो भी अनजाने में, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी मॉम है। वो मुझे अपनी खोई हुई आंखों से देख रही थी और मुझे लगता है कि उसे सच्चाई जानने का पूरा हक है। तो लिंडा कहती है कि अगर तुम उसकी भलाई चाहते हो तो बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। इधर हम देखते हैं उस बंदे को जो क्लार्क हॉफमैन के बारे में काफी कुछ बता रहा होता है क्लोई, लूसीफर और पियर्स और बाकी लोगों को। तभी पियर्स कहता है उस बंदे से कि ओरिजिनल किलर तो काफी दिमाग वाला था, पर ये जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है ये उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। तो वो बंदा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो नया किलर आया है ये उस पुराने किलर की छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी काफ़ी अच्छे से बारीकी से कॉपी कर रहा है, ये एकदम बेस्ट है। और तभी क्लोई अपना बैच दिखाती है और अपना पहचान बताती है उस बंदे को और फिर उस बंदे का चेहरा देखने लायक होता है। फिर हम देखते हैं पियर्स को, जो उसी बार में जाता है जहां वो पास्ट में जाया करता था और तभी वहां पर एक लड़की आती है और उस लड़की का चेहरा देखकर पियर्स बिल्कुल शॉक रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिख रही होती है जिसे हमने पास्ट में देखा था। पर पियर्स जल्दी समझ जाता है कि ये लड़की उस लड़की की ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है
और वो लड़की अपने दादा दादी के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि इस लड़की के दादाजी पियर्स के पार्टनर थे। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि द ब्रोकन हार्ट किलर को उस लड़की के दादाजी यानी कि पियर्स के पार्टनर ने ही पकड़ा था और ये बात पियर्स खुद बताता है। और वो लड़की बताती है कि मेरे दादाजी की 6 साल पहले ही मौत हो गई और मेरी दादी की उनके कुछ दिनों बाद ही। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो उस बंदे से पूछताछ कर रही होती है और वो बंदा कहता है 1 मिनट रुको, तुम्हें लगता है कि मैं वो कॉपी कैट हूँ? तो क्लोई कहती है कि किलर का साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तुमसे मैच करता है और तुम्हें वो सब पता है जो इस केस के बारे में और किसी को नहीं पता। तो वो बंदा कहता है कि फिर तो मुझे मिक मिलन को थैंक्स कहना चाहिए, ये सब उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैं इस केस में सस्पेक्ट हूँ, अब इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं उनसे ही सारे विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स लिया करता था और उन्होंने ही मुझे हर केस की छोटी से छोटी डिटेल्स बताई है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पियर्स को कॉल करके कहती है कि वो बंदा सच कह रहा है, वो खूनी नहीं हो सकता, पर हमें एक लीड की सख्त ज़रूरत है। तो पियर्स कहता है कि हमारे पास और कोई सस्पेक्ट नहीं है, पर तभी पियर्स की नज़र पड़ती है उसके पार्टनर की फ़ोटो पर और फिर पियर्स को कुछ चमकता है और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी दादाजी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उस किलर के बारे में, क्या वो अभी भी तुम्हारे पास हैं? तो वो लड़की कहती है हाँ, मेरी मॉम उन्हें फेंकना नहीं चाहती थी। तो पियर्स कहता है कि क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है हाँ ज़रूर। उसके बाद पियर्स क्लोई से कहता है कि मुझे एक लीड मिली है। फिर हम एक और पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पियर्स उस लड़की की ग्रैंडमा यानी अपनी फ्रेंड को बताता है कि मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। तो वो लड़की कहती है कि पर मुझे तो लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ है। तो पियर्स कहता है कि प्यार मेरी किस्मत में नहीं लिखा। फिर सीन आता है प्रेजेंट में और हम देखते हैं क्लोई को जो पियर्स से कहती है कि तुम्हारे पार्टनर के डॉक्यूमेंट से तो मुझे बस यही पता चला है कि वो किलर एक रेडियो शो पर काम करता था और उस शो पर सिर्फ वही लोग जाते थे जिन्हें शक होता था कि उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ उन्हें चीट कर रहा है, और वो शो उन लोगों की मदद करता था सच का पता लगाने के लिए, और वो किलर अपना विक्टिम वहीं से चूज करता था। तो पियर्स कहता है कि अब बस पता लगाना है कि अब उस शो का नाम क्या होगा। फिर हम देखते हैं एला को जो सबको बताती है कि अब उस शो का नाम चांसेस चॉकलेट्स है। चांस अपने शो पर किसी भी रैंडम पर्सन को बुलाता है और उस बंदे को जिस पर भी शक होता है वो उसे कॉल करता है और कहता है कि हमारे नए चॉकलेट शॉप की ओपनिंग है और हमने कुछ रैंडम लोगों को चूज किया है फ्री में चॉकलेट्स देने के लिए और आप हमारी लकी विनर हो, तो आप अपने पार्टनर का नाम और एड्रेस बताओ और हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चॉकलेट्स भेजेंगे। तो अगर वो बंदा या बंदी अपने सही पार्टनर का नाम बताता है फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब हैप्पी एंडिंग हो जाती है। पर अगर उसने किसी और पार्टनर का नाम बताया तो उसकी चीटिंग पकड़ी जाती है। काफ़ी मसालेदार शो है। और फिर क्लोई को पता चलता है कि जितने भी विक्टिम्स मारे गए हैं वो सारे के सारे इस शो पर गए थे। और फिर क्लोई प्लान करती है कि लूसीफर वो धोखा खाया हुआ हस्बैंड बनेगा और मैं बनूंगी उसकी वाइफ जिसने उसे चीट किया है पियर्स के लिए। लूसीफर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा होता है पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और उसे जाना ही पड़ता है। फिर लूसीफर बताता है क्लोई के बारे में चांसेस को, फिर चांसेस क्लोई को कॉल करता है और वही सारे डायलॉग्स मारता है और वो क्लोई से उसके पार्टनर का नाम पूछता है और क्लोई पियर्स का नाम बताती है। आगे हम देखते हैं क्लोई को जो पियर्स के घर जाती है और वो दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और लूसीफर को वहाँ देखकर वो बंदा भागना शुरू कर देता है। तभी डैन उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो बस यहाँ वीडियो शूट करने आया था, जब उनको चीटिंग के बारे में पता चलेगा ताकि मैं इस वीडियो को नेट पर डालकर फेमस हो सकूं। और जब लूसीफर उस बंदे का बैग चेक करता है तो उसके बैग से एक कैमरा निकलता है, यानी कि वो बंदा सच कह रहा होता है। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो पियर्स के घर पर वेंटिलेशन के थ्रू एक बड़ा सा पाइप डाल रहा होता है और धुआं फैला देता है, जिसके रीज़न से क्लोई बेहोश हो जाती है और पियर्स उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो भी बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो मास्क पहने होता है और जब वो अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसी किलर के पुराने घर का नया मालिक होता है। और फिर वो बंदा एक बड़ा सा हथौड़ा उठाता है उन दोनों को मारने के लिए, पर तभी वहाँ लूसीफर आकर उसका हथौड़ा पकड़ लेता है और लूसीफर उस बंदे से कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो किलर। तो वो बंदा कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इन दोनों ने मिलकर तुम्हें चीट किया है। तो लूसीफर कहता है कि पर मैं ऐसा नहीं चाहता। तो वो बंदा कहता है
कि मैंने उस किलर की डायरी पढ़ी थी स्टोर रूम में और मुझे पता है कि कैसा लगता है जब इंसान को धोखा दिया जाता है। तो लूसीफर कहता है कि तुम ये डिसाइड नहीं करोगे कि कौन किसके साथ रहेगा। फिर लूसीफर को अपनी बातों पर पछतावा होता है और उसे समझ आता है कि वो भी तो वही कर रहा था, यानी लूसीफर को पियर्स के साथ देखना नहीं चाहता था। फिर लूसीफर उस बंदे को एक जोर का पंच मारता है और वो बंदा वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ डैन आता है और डैन और लूसीफर मिलकर उन दोनों को संभालते हैं। फिर हम देखते हैं अमैनिडिल को जो शार्लेट का पीछा कर रहा होता है और तभी अचानक से शार्लेट अमैनिडिल के सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो अमैनिडिल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद कोई गलतफहमी हुई है। तो शार्लेट कहती है कि उस दिन तुमने जो कहा था क्या वो भी एक गलतफहमी थी? प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। तब अमैनिडिल बताता है कि आप मेरी मॉम थी। आप बैठ जाइए, अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है। फिर शार्लेट बिल्कुल कंफ्यूज वहीं बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं पियर्स को जो अपनी नई फ्रेंड यानी उस लड़की को अपने और क्लोई के बारे में बताता है और वो लड़की कहती है कि हाँ सही है, दिल टूटने का रिस्क तो लेना ही चाहिए। तो पियर्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता है। और तब हमें समझ आता है कि पियर्स के माइंड में कुछ ना कुछ तो पक रहा है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो बस गाइज अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे पर्सनली कनेक्ट रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।